चुनाव प्रचार मेरा तो देखिए जनसंपर्क मेरा होता ही रहता है बराबर। टीम में जुड़े, वहाँ काम किया, दिल्ली में काम किया, महाराष्ट्र में काम किया। ये सीट मेरी परंपरागत सीट है। जैसा मैंने कहा कि 1980 से अब तो मान लीजिए कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार तो अल्पसंख्यक में भी लोकप्रिय है, जागू में भी लोकप्रिय है। बिहार में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। पहला तारापुर और दूसरा कुशेश्वर स्थान। दोनों जगह से एक से बढ़कर एक धुरंधर मैदान में है। हमारे साथ अभी बात करने के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी और फिलहाल में इनके पुत्र यहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, अतिरेक राम के पिताजी हैं। सर, अभी का पहले तो हालचाल जान लेते हैं। चुनाव प्रचार में आप लगातार घूम रहे हैं जनता के बीच में, क्या हालचाल है, कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है? चुनाव प्रचार मेरा तो देखिए जनसंपर्क मेरा होता ही रहता है बराबर। इस क्षेत्र से वर्ष 1985 से लगाव है मेरा। मैं यहाँ से प्रत्याशी और चुनाव जीता हूँ 5 बार। उसके पूर्व 80 में मेरे पिताजी यहाँ से एमपी हुए थे, जब वो रोसड़ा क्षेत्र में था एमपी में। तो इससे लगाव तो यहाँ से बहुत पुराना है, आज का नहीं है। एक विधायक के रूप में 5 बार प्रतिनिधित्व किया और आज का कुछ जो परिस्थिति है तो ज़माने के हिसाब से पार्टी ने तय किया उम्मीदवार, तो वो अतिरिक्त चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, एक बात, यह समीकरण समझ में नहीं आया। अभी 2020 विधानसभा के चुनाव में आप चुनावी मैदान में थे, अचानक से अतिरेक कुमार जी का एंट्री हो जाता है, आप चुनाव क्यों नहीं लड़े? देखिए चुनाव लड़ने का कोई ऐसा नहीं होता है शौक। पार्टी ने तय किया कि अब युवा को दिया जाए तो अच्छा है। हमने भी कहा कि क्योंकि वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और युवा कांग्रेस में अमेरिका से पढ़ाई करके आने के बाद युवा कांग्रेस में जुड़े और राज्य के प्रदेश महासचिव रहे, फिर राहुल जी के टीम में जुड़े, वहाँ काम किया, दिल्ली में काम किया, महाराष्ट्र में काम किया। तो उसमें अपनी एक उनकी पहचान है, राजनीतिक पहचान है। तो ये शीर्ष नेताओं का ये मन था कि एक बार युवाओं को भी मौका दिया जाए। ये तो एक नीति के तहत हर पार्टी चाहती है कि क्योंकि हमारा देश अभी दुनिया का सबसे युवा देश है, तो अब तो युवाओं का ज़माना है। अच्छा, एक तरफ अगर महागठबंधन की चर्चा की जाए तो महागठबंधन की तरफ से 2 बड़े घटक दल कांग्रेस और आरजेडी दोनों की तरफ से उम्मीदवार हैं। कितना फायदा, कितना नुकसान? देखिए फ़ायदा नुकसान की बात मैं नहीं जानता हूँ। ये सीट मेरी परंपरागत सीट है। जैसा मैंने कहा कि 1980 से कांग्रेस यहाँ बार बार जीतती है और राष्ट्रीय जनता दल से जब भी मेरा 2010 के बाद मेरा 2015 में गठबंधन हुआ, 10 में गठबंधन हुआ, तो 10 के चुनाव में हम गठबंधन में नहीं थे। कांग्रेस अकेले थी और उनका लोजपा से था, तो वो भी चुनाव लड़े थे और मैंने भी चुनाव लड़ा था, तो यहाँ से भाजपा जीती थी और उसके बाद गठबंधन हुआ था। तो गठबंधन जब से हुआ, दुर्भाग्य से मैं कोई भी चुनाव नहीं जीत पाया हूँ। आरजेडी के साथ जब से गठबंधन हुआ वो मेरे लिए शुभ नहीं हुआ। अच्छा, माना जाता है, तमाम जितने भी राजनीतिक जानकार हैं उनका यह मानना है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो अब कैडर वोट रहा नहीं धरातल पर, लेकिन कैंडिडेट वोट जरूर है। देखिए कांग्रेस का कभी भी कैडर वोट नहीं रहा। कांग्रेस मास बेस पार्टी है। ये किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष के लिए काम नहीं करती है और इसीलिए धीरे धीरे इस देश में लोगों ने इसको नकार दिया। जब से जातीय आधार पर पार्टियां बनने लगी, क्षेत्रीय पार्टियां बनने लगी, समुदाय की पार्टियां बनने लगी, तब से कांग्रेस कमज़ोर हुई है। क्योंकि कांग्रेस के अंदर ये सब नहीं होती है बात। वो सीधा गरीबों की बात करती है, सीधा सामाजिक समरसता की बात करती है। चलिए, जातीय आधारित बात आ गई है तो जातीय जनगणना को एक बार सवाल ले ही लेते हैं। क्या जातिगत जनगणना बिहार में होना चाहिए? क्योंकि तमाम क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वो इसकी मांग कर रही है। कांग्रेस की तरफ से कोई खुल्लम खुला बयान नहीं आया है, लेकिन अगर वहीं देखा जाए तो बीजेपी भी वही खुल्लम खुला अपना विरोध ही कर रही है। आपका भी जब सरकार था यूपीए गठबंधन का, तब भी जातीय जनगणना से नकारा गया। बीजेपी की सरकार है तब भी नकारा जा रहा है। क्या जातीय जनगणना से बिहार को फायदा होगा, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और ऐसा ये कहना गलत है कि कांग्रेस जातीय जनगणना के खिलाफ है। कांग्रेस जातीय जनगणना के पक्ष में है और हमारा बाज़ाब्ता औपचारिक आधिकारिक
बयान भी आ चुका है। तो कांग्रेस अपने ज़माने में क्यों नकारती रही? नहीं, अपने ज़माने में देखिए इतना व्यापक जो पैमाने पर मांग भी नहीं उठी थी, तो अपने अंदर अंदर खाने में बात उठती थी, लेकिन वो मुखर होकर सामने नहीं आई। मुखर होकर आई है, कांग्रेस ने माना है। चलिए एक बार फिर से उपचुनाव पर आते हैं। उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है कांग्रेस की तरफ से, और तमाम जितने भी स्टार प्रचारक हैं उनमें से कितनों का इधर कैंप होने वाला है, कौन कौन से चेहरे देखने को मिलेंगे और जनता के बीच किन मुद्दों के साथ जाएंगे? देखिए, स्टार प्रचारकों की तो मांग सब की है। यहाँ सबसे ज़्यादा कन्हैया कुमार को लोग मांग रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ यहाँ सबसे बड़ा स्टार अशोक राम और उसका व्यक्तित्व, उसका काम है। जो जहाँ तक मेरा अनुभव है और लोगों का कहना है कि बस आप ही काफ़ी हैं और आपका नाम काफ़ी, क्योंकि मैंने यहाँ पे निस्वार्थ सेवा की है। एक व्यक्ति कोई मिल जाए जहाँ लोग 5 साल में बदबू करने लगते हैं नेता, मैंने यहाँ 85 से अभी तक की राजनीति की है। कोई बता दे कि अशोक राम कहीं से गलत है, चाहे उसका व्यक्तित्व गलत है, उसका कर्म गलत है, और रिश्वतखोर है, उसका चरित्र खराब है, ये अगर कोई कह दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ। स्टार प्रचारकों से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला? देखिए, ज़रूर फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है क्योंकि मध्यावधि चुनाव है, पूरे प्रदेश की और पूरे देश की नज़र है। हर राजनीतिक पार्टियां दिलचस्पी ले रही है, तो निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। सर, स्टार प्रचारकों की सूची पर अगर नज़र डाला जाए तो एक भी जातीय समीकरण बिहार में हावी रहता है, ये आपको पता है, हमको भी पता है, तमाम जनता को भी पता है। एक भी यादव समाज से चेहरे नज़र नहीं आए। क्या कोई यादव समाज को नेतृत्व करने वाला बड़ा चेहरा वैसा होना नहीं चाहिए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ यादवों की संख्या नेताओं की कम नहीं है, लेकिन हम लोग जाति के आधार पर कोई प्रचारक या कोई कैंडिडेट या क्षेत्र नहीं चुनते हैं। इसीलिए कोई ऐसा नहीं देखा गया है। सब लोग सब, अब तो मान लीजिए कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार तो अल्पसंख्यक में भी लोकप्रिय है, जादवों में भी लोकप्रिय है, हर वर्ग में लोकप्रिय, नौजवानों में लोकप्रिय। नौजवानों की कोई जाति नहीं होती है। कन्हैया कुमार के साथ दो और नाम काफ़ी चर्चे में हैं। एक तो है कि हार्दिक पटेल भी आएंगे क्या, और दूसरा मशहूर शायर जो इमरान प्रताप गढ़ी हैं, क्या उनका भी आगमन होगा इस क्षेत्र में, जनता के बीच जाएंगे, मिलेंगे? जिग्नेश मेवानी भी हैं, जो दलित नेता हैं बहुत बड़े, गुजरात के, और इमरान प्रताप गढ़ी का भी कार्यक्रम लगेगा। और अब हम समय तो बहुत कम है, इतने समय में जितना एडजस्ट हो सकता है हम लोग कोशिश करेंगे कि बड़े नेता आए, ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाए जनता के बीच। क्योंकि यहाँ पर एक तो आधारभूत संरचना जो पिछले 10-15 साल से हो गई है, सड़कों की हालत है। कुशेश्वर स्थान के बाद आप कहीं नहीं जा सकते, और यहाँ पे कम से कम ठहरने के लिए, रुकने के लिए, लोगों से मिलने के लिए कोई जगह भी नहीं है। सर, ये तो लंबा समय से आपने राजनीति की है, तो आपने भी तो कुछ वैसा काम नहीं किया है। देखिए, आप उस समय की बात करते हैं, उस समय संसाधन बहुत कम होते थे, और आप तो बहुत छोटे रहे हुए हैं। विधायक फंड उस समय 1 लाख मिलता था, और उसके बाद सरकार की क्या हालत थी। लालू जी की 15 साल सरकार रही, और लोग उस समय की बात करते हैं कि जो सड़कें थी वो गड्ढे में तब्दील हो गई थी। मैं भी हालांकि सरकार में रहा हूँ उसमें। इस क्षेत्र से आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, इसलिए एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ। जब सत्ताधारी पक्ष के लोगों से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने दावे किए कि हमने इस क्षेत्र का विकास किया है। जब कल लोजपा के नेताओं से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने दावे किए कि रामविलास पासवान ने इधर का विकास किया है। आखिर किया किसने है? आप देखिए, कहीं भी निकल जाइए आप, कुशेश्वर स्थान पूर्वी में, पश्चिमी में, जो इसका अंग था पहले सिंगिया का, तो आपको अगर एक छोटा सा पुलिया भी नज़र आता है तो लोग बताएंगे कि यह अशोक राम का किया हुआ है। कहीं पर आपको इंटीरियर में, गांव के बीच में अगर वो पुराना कुछ नज़र आता है आपको, ढलाई किसका है, तो अशोक राम ने किया था। बांध दिखाई पड़ेगा आपको, जिसको आज मान लीजिए किसी ने विकास कर दिया हो, विकास तो नहीं हुआ, तो कहेगा अशोक राम ने किया। जो भी किया हुआ है, अभी बच रहा है, वो अशोक राम ने किया है। ये आपको स्वयं बताएंगे। आप एक बार जरूर आपने किया होगा सर्वे, और लोगों ने बताया होगा एक बात को। सर्वे तो हमारा लगातार जारी है सर। तो मैं नहीं कहता हूँ, लोगों से पूछिए, जो मतदाता है उनसे पूछिए, किसी भी जाति के मतदाता। मैं तो कहता आप
यादव बोल रहे हैं या आप मुस्लिम बोल रहे हैं, अब आप हम मल्लाह समाज की बात करें, सबसे पूछिए। चलिए अब कि एक पटना में उनके विधायक होते हैं, मंत्री भी हो जाते हैं कभी कभी, यहाँ के केंद्र में रहे, तो दिल्ली और पटना जाने में उनके पीछे कौन खड़ा रहता है? उनके मुसीबत में कौन काम आता है? आप यही पूछिए, कौन रहता है? आप बीमारी लेके जाते हैं तो कौन रहता है? जरूर स्वयं पूछेंगे, उनके मुंह से नाम। जरूर पूछेंगे। लगातार पब्लिक ओपिनियन जारी भी है। इसीलिए वो मेरा विश्वास है, लोग जाति आधारित यहाँ वोट मुझे कभी नहीं मिला। मुझे मिला है समाज का वोट, गरीब अमीर सब तबकों का वोट मिला है। वही मैंने आपको दुरुस्त भी किया कि पार्टी कैडर वोट नजर नहीं आता है, कैंडिडेट वोट भले ही हो। मेरा कैडर वोट कभी नहीं, अशोक राम का वोट है। अच्छा, एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के मद्देनजर उपचुनाव ही सही, लेकिन देखिए, और बड़ी बात है कि लोग थक चुके हैं यहाँ समीकरण से। अब लोग व्यक्तित्व देख रहे हैं। मैं अगर चुनाव में नहीं भी हूँ तो आप तीनों उम्मीदवार का व्यक्तित्व देखिए। कोई पार्टी से कोई भी टिकट लेके चला आवे तो समीकरण के नाम पर अगर जीत के जाता है, मैं समझता हूँ उस क्षेत्र का दुर्भाग्य होगा। बिल्कुल, ये तो एक राजनीतिक अनुभव ही ये बोलता है। एक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करूंगा। आपके प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास से जब हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हो रही थी, उन्होंने इशारों में कहा कि आरजेडी हमें बता दे कि उसकी नज़दीकियां किससे है, कि हमारे 19 विधायक अब उसे नहीं चाहिए। सही बात। तो सवाल यह है सर कि क्या इसका मतलब या फिर इशारा जदयू की तरफ है, क्योंकि उसी के विधायक दल के साथ बीजेपी के साथ आरजेडी जाएगी नहीं और उसी विधायक दल के साथ सरकार बन सकती है। देखिए, ये समय किसने देखा है? लालू जी बीजेपी के साथ नहीं रहे हैं क्या? आप ये इतिहास में जाइए। नीतीश बाबू बीजेपी के साथ नहीं रहे हैं क्या? एक कांग्रेस ही है जो बीजेपी के साथ कभी न रही है और न रहेगी। ये कल क्या करेंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए आप ये देखिए, अगर ये काम किसी मेरे सीट को, मेरा हक कोई छीनेगा, मुझे चुनौती देने का काम किया गया कि आप नहीं, अब मैं लड़ूंगा, ये कोई बात हुई? आपको घर से डिसलॉज करेगा, कोई निकाल देगा। राजनीति में मैं कोई धंधा करता हूँ? मैंने कोई यहाँ से कमाई की है? मैंने सेवा की है, मेरा अधिकार है यहाँ। लेकिन तो आरजेडी मुझे यहाँ से कोई हटा देगा तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? यहाँ के मतदाताओं के आत्मसम्मान की बात है। मैं तो ये चुनौती देता हूँ और मैंने चुनौती स्वीकार की है। लेकिन आरजेडी स्ट्राइक रेट की बात करती है। स्ट्राइक रेट और ये कागजों की बात है। मैंने आपको कहा ना, सारे कागज धरे के धरे रह जाते हैं। स्ट्राइक रेट और समीकरण, दिल्ली में बैठ के समीकरण देख लिया कि ये इतना जात, ये इतना जात, ये इतना, बस जीत गए ऑन पेपर। आप जमीन पे जमीनी सच्चाई देखिए, क्योंकि जमीन पे नौजवान भी हैं जिनकी जाति नहीं होती है, वो पढ़े लिखे हैं, अपना भविष्य देखते हैं। इसीलिए ये सोच के कि वो समीकरण है, ये मैं समझता हूँ आज के दिन में ये सही नहीं है। इस देश का नौजवान जागरूक हो चुका है, पढ़ा लिखा, कंप्यूटर चलाने वाला और मीडिया युग में रहने वाला लोग है। सर, आप बहुत पुराने नेता हैं, तो क्या भक्त चरण दास जी का जो बयान आया, हम ये मान के चलें कि जदयू के साथ नजदीकियां हो गई हैं? अगर आरजेडी जीतती है तो भी सरकार बनाने के करीब, अगर जदयू जीतती है तो भी सरकार बनाने के करीब। आप ये देखिए कि यहाँ पलड़ा किसका भारी है। और इस त्रिकोणात्मक में अगर आप मानते हैं कि कांटे की टक्कर भी है, तो आखिरकार फायदा किसको हो रहा है? सर, आप ही बताइए, आपकी लड़ाई किन के साथ है? मैं तो समझता हूँ मेरी लड़ाई सीधे सरकार के साथ है। आरजेडी लड़ाई में नहीं। पूरे बिहार सरकार की सारी ताकत लगी हुई है यहाँ। और अब तो सीधी मैं तो कहूँगा, एक तरफ नीतीश कुमार है, अब लालू जी भी आ गए हैं एक तरफ, और एक तरफ अशोक राम है। ये अब एक आखिरी सवाल जनता के लिए, जनता से जुड़ी हुई, आखिरकार किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या रोड मैप है? देखिए, रोड मैप मेरा एक ही है, जो मैंने किया है, जो मैं यहाँ कर चुका हूँ, उसी को दुगने उत्साह से करूँगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आज की जो परिस्थिति है सरकार में, आर्थिक स्थिति, या जो परिवर्तन हुआ है बिहार में या देश में,
जो भी आर्थिक डॉक्टर मनमोहन सिंह के काल से, तो उस परिप्रेक्ष्य में अब विकास के नए अवसर आए हैं। सिर्फ करने वाला चाहिए, ये नहीं कि भरने वाला चाहिए अपना जेब। तो करने वाला अतिरेक है, उसने उच्च शिक्षा ग्रहण की है, वो अमेरिका से आया है मैनेजमेंट करके, और मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल दिमाग का लड़का है और उसकी सोच बहुत ऊंची है। बिल्कुल, इतने शिक्षित कैंडिडेट तो अब तक नजर नहीं आ रहे हैं 11 में भी। देखिए, सिर्फ शिक्षित की बात नहीं है, एक पॉलिटिकल संस्कार होता है। उस अतिरेक का दादा भारत सरकार का मंत्री रह चुके हैं, अतिरेक के पिता बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, और वो लड़का खुद एक इतना अच्छे व्यक्तित्व का पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके चेहरे पर उससे बात करके आप देखेंगे, आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये इसके पिता विधायक भी रहे होंगे, और कहीं से उसके अंदर कोई घमंड नहीं दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, मुलाकात हुई, बात भी हुई, हमने उनका भी इंटरव्यू दर्शकों तक पहुंचाया है, दिखाया है और बताया है कि कैंडिडेट का क्या दावे हैं। जी, दावे हैं तो सही है, उनको जो रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, और मैं समझता हूं कि जब फिर जनता का हुजूम उसके साथ चलेगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये जो जातीय समीकरण की जो लगातार चर्चाएं की जाती रही हैं, इनमें जो चर्चा है वो हम आपको एक परिप्रेक्ष्य बता देते हैं। दरअसल 2005 का यह आंकड़ा है मेरे पास, यादवों का जो समीकरण है, यानी कि यादवों की जो संख्या है वो 45,000 है, मुसलमान वर्ग की जो संख्या है वो 22,000 है, कुर्मी वर्ग का जो संख्या है वो 20,000 है, वहीं ब्राह्मणों की संख्या पर अगर नज़र डालें तो ये 16,000 है, राजपूत 4,000 हैं, और अगर मल्लाह जाति पर अगर आप नज़र डालेंगे तो ये 27,000 है। मुसहर पर अगर आप नज़र डालेंगे तो यानी कि मांझी समाज, तो वो भी 28,000 हैं उनकी तादाद। इसके बाद अगर हम पासवान जी की बात करें, जिसको लेकर चिराग पासवान लगातार दावे ठोक रहे हैं, तो पासवान जी की जो संख्या है वो 16,000 है। इसमें अगर राम जी लोगों का, यानी कि अगर हम कहें हरिजन वर्ग का, उनका जो संख्या है वो तकरीबन 6,000 है, और चौपाल जी जो लोग हैं उनकी संख्या इस क्षेत्र में कुशेश्वर स्थान में 20,000 है। अन्य की अगर हम गणना कर लें तो लगभग 32,000 की संख्या आती है, और यह तब की ये जनगणना हमने आपको बताया ये 2005 का है, यानी 2005 से लेकर 2021 में ये इसमें बहुत बदलाव हो गए होंगे, और लगभग 3 लाख के करीब इधर की जनसंख्या पार कर चुकी होगी। रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो 2.5 लाख ही आंकड़े अभी आपको नजर आएंगे गूगल वगैरह पे, लेकिन अगर धरातल पर आप उतरेंगे तो वोटिंग की संख्या इसी अनुपात में होने वाली है। यही वो समीकरण है जिस समीकरण को साधने की कोशिश सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष में बैठी आरजेडी लगातार कर रही है। उसी अनुपात में कैंडिडेट भी दिए गए हैं, और इन्हीं समीकरण पर अपना अपना निशाना बनाकर अपने अपने समुदाय के लोगों को पक्ष में करके गुलबंद करना और उनसे वोट बैंक में तब्दील करना सबकी रणनीति है। देखिए चुनाव में क्या कुछ होता है। 30 तारीख को वोटिंग होनी है, 30 अक्टूबर, और 2 नवंबर को गिनती है। बताएंगे क्या कुछ जनता का मूड है। लगातार पब्लिक ओपिनियन देखना आप ना भूलें। फिलहाल कुशेश्वर स्थान से हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी अतिरेक कुमार के पिताजी हमारे साथ थे, जो पहले 2020 विधानसभा चुनाव में ही इन्होंने ताल ठोका था। अब युवाओं को मौका दिया गया है, देखना है अतिरेक कुमार क्या कुछ खास कर पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.